नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर पावर्ड बाय प्राइम कॉम्पिटिटिव सक्सेसिस पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्योमेट्री आज हम स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री की अगर मैं बात करता हूँ यानी कि ज्यामिति, तो ज्योमेट्री से अगर किसी भी एग्जाम की बात करें हम, एसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, एसएससी लेवल की, चाहे वो सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, प्री लेवल तक के हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर ज्योमेट्री से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उन 2 क्वेश्चंस में से हमारा एक क्वेश्चन होता है सर्कल के अंदर से, यानी कि एक क्वेश्चन सर्कल का देखने को मिलता है। और कभी कभार तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही क्या होते हैं, सर्कल से ही देखने को मिलते हैं। तो आज हम अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक है वो जब स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ सीधा सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग में कम से कम 40 के आसपास इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं, जितनी भी कोड या फिर किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बनता है। प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ परम सिद्ध प्रमाण होते हैं, थ्योरम होती है, उनके ऊपर बेस होते हैं वो क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं, सीजीएल मेंस की, तो सीजीएल मेंस के अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर सर्कल से देखने को मिलते हैं। सर्कल के 5 से 6 क्वेश्चन, इसलिए ये सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर रेलवे की आरआरबी जैसे एग्जाम्स की मैं बात करूँ या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करता हूँ तो वहां पर भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं ज्योमेट्री से। कभी कभी ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंसुरेशन के अंदर मिक्स करके एग्जामिनर दे देता है और वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। और ज्यादातर कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में सर्कल के ऊपर ही रहती है, क्योंकि सर्कल के ऊपर कम से कम 40 से 50 प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत कम टीचर्स होते हैं जो 40 से 50 पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बच्चों को बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं जिन्हें खुद ही नहीं पता होता है उन कंप्लीट प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके अलावा मैं सभी टीचर्स की बात नहीं करूंगा, कुछ अच्छे टीचर्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो बच्चों को हर चीज से अवगत कराते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक की, सर्कल की। तो सर्कल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। मान लीजिए कोई सर्कल है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट दिया है ओ, ठीक है। इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट यानी कि एक बिंदुपथ होता है जो पॉइंट ओ से, इस पॉइंट ओ से, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई ए बिंदु है, बिंदुपथ है, ये यहाँ से इस ओ बिंदु से हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी को हम सर्कल कहते हैं। ये बिंदु हमारा अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस बनेगी ये भी हमारी इक्वल होगी, ये भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इतनी यही है, इतनी यहाँ है। हम इसको यहाँ पर लेंगे इस बिंदु को तो भी इतनी ही रहेगी, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम लेते हैं आर, यानी कि आर बराबर होता है हमारा, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर हमारा रेडियस होता है, इसको रेडियस कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा रेडियस होता है। और अगर मैं इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, यानी कि ये मेरा हो गया ए बी, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस मेरी आर है, ये वाली डिस्टेंस भी मेरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी आर है। ये दोनों डिस्टेंस मेरी इक्वल है और इन दोनों डिस्टेंस को ए बी बराबर मेरी इस सर्कल के अंदर होगा डायमीटर के, ठीक है। डायमीटर यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे व्यास। और जो डायमीटर होता है वो हमारा d इज इक्वल टू हमेशा होता है 2r के, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, r प्लस r मेरा 2r होगा, यानी कि रेडियस का जो डबल होता है हमारा व्यास, जो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगुना होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सर्कल के अंदर। मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, सर्कल के अंदर मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने कोई एंगल ले लिया, ये मेरा एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल का ये मैंने पार्ट निकाल लिया। ये जो मेरा पार्ट बनेगा, इस पार्ट को हम कहेंगे त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल इसको बोलेंगे। ये मेरा एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल जो मेरा होता है, ये पूरा एंगल मेरा 360 डिग्री का होता है। और ये मैंने कोई एंगल ले लिया, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, त्रिज्याखंड जिसको हम बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर के अंदर ही बात करते हैं इसकी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्टर निकाल लेता हूँ, इसमें से यहाँ से यहाँ तक मेरा कंप्लीट मैंने एक सेक्टर निकाल लिया,
और ये मैंने ले लिया 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया और ये एक त्रिज्या खंड मैंने इसमें से निकाल लिया, तो ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेंट। क्वार्टर सर्कल भी इसको कह सकते हैं, क्वार्टर सर्कल यानी कि सर्कल वृत्त चतुर्थांश, या फिर मैं इसको कह सकता हूं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये छोटी छोटी बातें जो लगभग कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिन बच्चों ने पहले ज्योमेट्री नहीं किया उनको पता नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये 1/4 होता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट एंगल जो होता है ये 360 डिग्री का होता है, इसलिए 90/360 इसको ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये मेरा 1/4 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा जो पार्ट है वो 1/4 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट कहा गया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आगे हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो सबसे पहले मेन इसके अंदर एक तो एंगल्स के ऊपर बात पूछी जाती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन सर्कल से आते हैं। एक तो एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर एंगल्स बनते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो कोर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जीवा के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल की जो कोर्ड होती है जीवा होती है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो टेंजेंट के ऊपर बनते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा के ऊपर बनते हैं, स्पर्श रेखा। और एक हमारा जब दो सर्कल इक्वल और इकट्ठे हो जाते हैं, दो सर्कल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर बनती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक हमारी बनती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। ये मेन पॉइंट होते हैं जिनसे सर्कल के अंदर क्वेश्चंस एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। इन चीजों के ऊपर हम मेन फोकस करेंगे और इन्हीं की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं पहले प्रॉपर्टीज कराऊंगा। 2 से 3 क्लासेस के अंदर वो प्रॉपर्टीज कंप्लीट होंगी, क्योंकि 40 से 50 प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं होंगी। और उसके बाद 40-50 प्रॉपर्टीज के बाद फिर जब इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे, इनको करना, क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कोर्ड। कोर्ड के बारे में हम बात करते हैं। किसी भी सर्कल के अंदर, मान लीजिए ये कोई सर्कल है मेरा, यहां से यहां तक मैंने, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मैंने एक कोर्ड यहां से यहां तक ले ली। ठीक है, ये मेरी एक कोर्ड होगी। कोर्ड यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जीवा, कोर्ड यानी कि जीवा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट जीवा भी लिख सकते हैं इसको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं सर्कल के अंदर। और यहां पर जब मैं बात करता हूं, ये मेरा सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ। यहां से यहां पर अगर मैं कोई परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर जब हम सर्कल के सेंटर से किसी भी कोर्ड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AC बराबर मेरा यहां पर, ये इसको मैं C पॉइंट ले लेता हूं, ये मेरा BC के इक्वल हो जाएगा। AC बराबर BC मेरा कैसे होगा एक बार वो बता देता हूं मैं। यहां से यहां तक मान लीजिए मैं O से पॉइंट A को मिला देता हूं, ये मेरा हो गया O से पॉइंट A। ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया OCA, OAC, ट्रायंगल OAC। अब मैं यहां से O से पॉइंट B को मिला देता हूं, मेरा ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC। वो जानना चाहता है कि यहां से AC और BC ये दोनों इक्वल हैं, वो कैसे हैं। तो अगर मैं देखूं यहां से, अगर इसकी सरकमफ्रेंस को मिलाता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है वो मेरी r होती है, रेडियस होती है। ठीक है, इसको मैं r ले सकता हूं। तो यहां से यहां तक की मेरी डिस्टेंस होगी वो भी तो मेरी r ही होगी। ये दोनों मेरी इक्वल होगी, ये साइड मेरी इक्वल होगी, ये साइड मेरी इक्वल होगी। जब ये दो साइड मेरी इक्वल होगी, ये साइड मेरी यहां से यहां तक ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OBC के अंदर OC साइड जो है मेरी, वो दोनों के अंदर कॉमन साइड है, दोनों के अंदर इक्वल है, कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो यानी कि ये इक्वल होगी। और जब दो साइड इक्वल हो जाती है किसी ट्रायंगल के अंदर, तो तीसरी साइड जो होती है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि समरूप त्रिभुज बनेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर ये AC पॉइंट मेरा, ये BC पॉइंट, BC और AC ये दोनों ही दोनों मेरी इक्वल आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि कोर्ड के ऊपर डाला गया, सर्कल के सेंटर से कोर्ड के ऊपर डाला गया जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, वो ये दोनों साइड, दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। वो हमेशा कोर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या कहा है, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने 2 कोर्ड ले ली,
ये मैंने कोड ली ए बी और ये मैंने कोड ली सी डी। ठीक है, अब यहां पे सर्कल का सेंटर है मेरा ओ। इस तरीके से इनको मिलाया गया। ठीक है, अब यदि दोनों कोड इक्वल है, मेरी ए बी की लेंथ मेरी बराबर है सी डी के, इफ कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो जो मेरा एंगल होगा एंगल ए ओ बी, ये मेरा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है मेरा इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे इक्वल? ये मैं बता देता हूं, ये मैं समझा रहा हूं इस प्रॉपर्टी के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक मैंने ये जो मेरी कोड है ये इक्वल है, मुझे दी गई है। यदि ए बी बराबर सी डी ये मुझे दिया गया है और ये मेरी इक्वल हो जाएंगी, ए बी बराबर मेरी सी डी हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से ये मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, ओ पॉइंट जो है वो सेंटर है सर्कल का। ठीक है, अगर सेंटर की मैं बात करता हूँ तो सेंटर से मैंने अगर पॉइंट ए को मिला दिया तो ये क्या होगा? मेरी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अगर ओ से मैंने बी को मिलाया, सरकमफ्रेंस को मिला देता हूँ तो वो भी मेरी रेडियस होगी। इधर मैंने सी को मिलाया तो ये भी मेरी रेडियस होगी और इधर मैंने डी को मिलाया तो ये भी मेरी रेडियस होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये साइड मेरी इक्वल होगी। अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी के बारे में बात करता हूँ, सिर्फ ट्रायंगल ए ओ बी को देखना है, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर मेरी ए ओ साइड इक्वल है, ओ बी साइड इक्वल है, यानी कि दो साइड इक्वल है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। इधर मैं देखता हूं और मुझे पता है ए बी मेरी इक्वल है सी डी के, ये दोनों साइड मेरी इक्वल है। और इधर मैं देखता हूं ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर, ट्रायंगल सी ओ डी के अंदर मेरा क्या दिया है? यहां से यहां तक ओ सी की जो मेरी लेंथ है वो रेडियस है और ओ डी की लेंथ मेरी रेडियस है, यानी कि ये साइड मेरी इस साइड के इक्वल होगी। दो साइड मेरी इक्वल होगी। तीसरी साइड मेरी यहाँ पर पहले से ही इक्वल दी गई है, यहाँ पर ये दिया गया ए बी बराबर सी डी के, यानी कि ये एक एस 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 की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएगी। एस 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 यानी कि साइड 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 की प्रॉपर्टी से ये एक सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएगी, समरूप त्रिभुज बन जाएगी। और इसके अंदर मेरा ये एंगल मेरा थीटा बनेगा तो ये एंगल भी मेरा थीटा बनेगा। सारे के सारे एंगल जो है वो इक्वल होंगे इसके अंदर। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तीनों एंगल मेरे इक्वल होंगे। और यहाँ से प्रॉपर्टी मेरी गोल्डन प्रॉपर्टी निकल के आ गई, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी मेरा दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया है? ये कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कोड हैं, ये मेरी ए बी, ये मेरी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर सी डी दी गई है, मेरी ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल दी गई है। यहाँ पे मेरा सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ पॉइंट मेरा सेंटर है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो ये आर्क बनती है मेरी, ये एक आर्क बन गई मेरी, आर्क सी डी। ठीक है, आर्क सी डी मेरी जो है, इसको आर्क को ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर आर्क सी डी मेरी इक्वल होगी आर्क ए बी के, क्योंकि इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। आर्क सी डी मेरी आर्क ए बी के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट ओ से, सर्कल के सेंटर से मैं आर्क कोर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ। मान लीजिए मैंने ये परपेंडिकुलर डाला पी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला मैंने, क्यों? ठीक है, अब वो कहना चाहता है कि ओ पी बराबर ओ क्यों, ये मेरा OP बराबर O क्यों होगा, वो कैसे होगा, उसके बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, ये मेरा दिया है सेंटर का, सर्कल का सेंटर दिया है, सेंटर O। ठीक है, अगर मैं A पॉइंट को O से मिला देता हूँ, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गई APO, AOP मेरी एक ट्रायंगल बन गई। अगर मैं C को O से मिला देता हूँ तो ये भी मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की मेरी लेंथ क्या होगी? ये रेडियस हो गया, ये भी R, यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी लेंथ है ये भी मेरा R हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं दिखा सकता हूं, अभी मैंने पीछे एक सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर क्या बताया था, जब भी हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोर्ड के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा कोर्ड को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में, बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये पार्ट मेरा इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ मेरी इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां से AP बराबर PB के, जब मेरा AP बराबर PB के, ये मेरी पूरी लेंथ AB बराबर CD है, तो मेरा AP बराबर C क्यों के होगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ AP बराबर होगा मेरा CQ के, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल है और इन दोनों के ऊपर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है। अब ये परपेंडिकुलर डाला गया तो इसको बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये साइड मेरी इक्वल है, ये साइड मेरी इक्वल है, ये दोनों साइड मेरी इक्वल होगी, ये वाली साइड मेरी इक्वल आ गई, ये वाली साइड मेरी इक्वल आ गई। ट्रायंगल APO में AP बराबर है CQ के, ट्रायंगल COQ के अंदर CQ और AP इक्वल है, AO और CO मेरी इक्वल है, दोनों साइड्स मेरी इक्वल है। ये मेरा R है, ये भी मेरा R है, रेडियस है दोनों। तो अपने आप क्या होगा, जो मेरी तीसरी साइड होगी वो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएगी। SSS की प्रॉपर्टी से एक बार फिर से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसी से मैं निकाल सकता हूं यहाँ पर मेरा AP बराबर है CQ के, सॉरी OP बराबर है मेरा OQ के, ये AP ठीक है, ये OP बराबर है OQ के, AP बराबर मेरा CQ, ये मेरा पहले से आ गया, ठीक है। लेकिन OP बराबर मेरा OQ आ जाएगा, यहाँ से इस प्रॉपर्टी से ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट की मैं बात करता हूँ। सर्कल के अंदर, ये कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर किसी आर्क द्वारा, ये मैंने एक आर्क ले ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आर्क है मेरी, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, AB आर्क मैंने ले ली। इस आर्क के द्वारा ये मेरा सर्कल का सेंटर है O। सर्कल के सेंटर पर बना एंगल, सर्कल के सेंटर पर बना एंगल हमेशा सर्कल के इसी आर्क के द्वारा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है, ठीक है। सेंटर के ऊपर अगर मेरा एंगल बनता है 2 थीटा, तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा वो एंगल होगा थीटा के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं कैसे प्रूव करूंगा, इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, मान लीजिए मैं, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, एक सेकेंड, ये मैंने इसको मिला दिया, ये थोड़ा सा आगे निकल गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे निकाल देता हूँ मैं, और ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट मैंने ले लिया C, ये मेरा A, ये B, ये C, ये मेरा O सेंटर, ठीक है, O मेरा सेंटर है। और मुझे साबित क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल AOB मेरा इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB, ठीक है। एंगल AOB मेरा डबल है एंगल AOC का, ठीक है। इसको मैंने प्रूव करना है। इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने क्या किया, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल के बारे में मैं बात करता हूं। यहां पर मेरा एंगल है, इस एंगल को मैंने X ले लिया, ठीक है। अगर मैं देखूं, ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट C, ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा पॉइंट C, O से C तक की जो डिस्टेंस बनेगी वो मेरी होगी R, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक मेरी रेडियस, क्योंकि सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस तक कोई सीधी लाइन खींची जाती है तो वो रेडियस होती है। अब उसी प्रकार से ये भी मेरा सरकमफ्रेंस पर है, A पॉइंट भी, और ये भी क्या होगा मेरा इक्वल होगा R, ये भी मेरा रेडियस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल को, एंगल C को X लेता हूँ, तो ये पॉइंट भी मेरा X होगा, ये दोनों पॉइंट मेरे X हो गए, ठीक है। ये एंगल मेरा X डिग्री, ये एंगल मेरा X डिग्री, तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री। लेकिन ट्रायंगल के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो अपोजिट एंगल्स का, उसके अपोजिट दोनों एंगल्स का सम होता है। यानी कि इसको मैं यहाँ तक इतना जो मेरा एंगल आता है ये निकल के, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। किसी भी एक ट्रायंगल है OAC, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC का जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा O पॉइंट के ऊपर, वो अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि ये मेरा 2x आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं इधर देखता हूँ, ये साइड मेरी दोनों के अंदर कॉमन है। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ OB, तो ये भी मेरा रेडियस, ये मेरा रेडियस, ये भी मेरा रेडियस। अगर मैं इसको y डिग्री ले लेता हूँ, ये मेरा ले लिया मैंने एंगल y डिग्री, तो ये भी मेरा इक्वल हो जाएगा। y डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं। और एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो मेरा 2y के इक्वल होगा, ठीक है। इसका और इसका इन दोनों का सम होगा। एक्सटर्नल एंगल जो अल्टरनेट एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल वो उन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल AOB, एंगल AOB मुझे निकालना है। एंगल AOB को अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो ये 2x प्लस 2y, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y। और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, यहां से मैं अगर 2 को कॉमन ले लेता हूं इन दोनों के बीच, 2 इंटू एक्स प्लस वाई,
ठीक है, मेरा इक्वल टू होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी की, तो ये मेरा हो गया x प्लस वाई। ठीक है, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये x प्लस वाई है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा। यानी कि वही बात वो कहना चाहता है, ये जो x प्लस वाई है ये थीटा है और ये 2 थीटा है। अगर एंगल ए ओ बी मेरा, एंगल ए ओ बी मेरा 2 थीटा है, तो एंगल ए सी बी मेरा क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर किसी आर्क के द्वारा, ये एक आर्क है, ये आर्क मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, ये जो आर्क दिया गया है इसी आर्क की मैं बात कर रहा हूं। इसी आर्क से सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस के ऊपर बने हुए एंगल से डबल होगा, दुगुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सर्कल के अंदर। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड दिखा देता हूं। अगले पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लघुवृत्त और दीर्घवृत्त खंड के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां पर मैंने एक वृत्त खंड काट लिया, ये मेरी एक कोर्ड है। ठीक है, ये इसको यहां पर काट रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये होता मेरा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। एक था त्रिज्या खंड, अब ये है वृत्त खंड। और अगर मैं इस पूरे की बात करता हूं, ये होगा मेरा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि इसको मैं बोलूंगा दीर्घवृत्त खंड, दीर्घवृत्त खंड। ये मेरा हो गया माइनर सेगमेंट लघु वृत्त खंड, ये हो गया मेरा मेजर सेगमेंट दीर्घवृत्त खंड। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं यहां से, ये मेरा हो गया सेंटर O। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बताया ये एंगल अगर मेरा 2 थीटा है, तो इसी आर्क के द्वारा किसी भी सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी अगर मैं कोई एंगल बनाता हूं तो मेरा एंगल होगा थीटा के। ठीक है, अब इसी आर्क के द्वारा इसी सरकमफ्रेंस के ऊपर चाहे कहीं पर भी मैं कितने भी एंगल बना लूं, चाहे मैं 4 एंगल बनाऊं, 5 बनाऊं, इस पूरे सरकमफ्रेंस के ऊपर जितने भी मैं एंगल बनाऊंगा सभी एंगल मेरे इक्वल टू कितने होंगे, थीटा के बराबर होंगे। सारे एंगल मेरे इक्वल होंगे, बराबर रहेंगे, थीटा के इक्वल रहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं माइनर सेगमेंट की, ठीक है, इस आर्क के द्वारा, मेजर आर्क के द्वारा अगर मैं यहां पर कोई भी एंगल बनाता हूं इस तरीके से सरकमफ्रेंस के ऊपर माइनर सेगमेंट के अंदर, तो ये भी मेरा थीटा होगा, ये भी मेरा थीटा होगा। ये एंगल भी मेरे इक्वल रहेंगे, चाहे मैं यहाँ पर एंगल बना लूँ, कहीं पर भी एंगल बना लूँ, सारे एंगल मेरे इक्वल रहेंगे, थीटा मेरा हमेशा इक्वल होगा। यानी कि कहना चाहता है कि यदि वो बात करे एक ही चाप की, आर्क की, इस पूरी आर्क की, या फिर इस आर्क की, या फिर वो बात करे एक ही कॉर्ड की, किसी भी सरकमफ्रेंस के ऊपर, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सरकमफ्रेंस के ऊपर, चाहे वो कितने भी एंगल बनाए, एक ही कॉर्ड से डालें या फिर एक ही आर्क से डाले, वो सारे एंगल हमेशा इक्वल होंगे, बराबर रहेंगे। अब मैं इस एंगल के बारे में बता देता हूं, जो लघु वृत्त खंड है, माइनर सेगमेंट है, उसके अंदर जो एंगल बनता है उसके बारे में बता देता हूं वो कैसे बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क ले ली। ठीक है, ये मेरी आर्क है, आर्क ए बी, ये मेरा सेंटर है, सेंटर है O। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर मैं कोई भी एंगल बनाता हूँ और यहाँ से इसी आर्क के द्वारा, ये पूरी आर्क मैंने ली है इस बार। ठीक है, ये मेजर आर्क मैंने ली है और माइनर आर्क के, माइनर सेगमेंट के अंदर वो बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट के अंदर जो एंगल बनेंगे, ये मेरा एंगल बन गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा एंगल बन गया, ये एंगल मेरा थीटा, ये एंगल मेरा थीटा, ये मैंने बता दिया है। लेकिन ये मेरा यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मेरा 2 थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होगा, बल्कि ये वाला एंगल होगा मेरा 2 थीटा, इसका डबल होगा, क्योंकि इस आर्क के द्वारा मैं यहाँ पर, इस आर्क के द्वारा मैं यहाँ पर ये एंगल बना रहा हूँ सरकमफ्रेंस के ऊपर, इस सरकमफ्रेंस के अपोजिट साइड ये होगी, न कि ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट मेरा होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर मैं बात करता हूं, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। वो कैसे होता है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एक सर्कल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इसका पॉइंट ओ, ये यहाँ पर सेंटर है, और अर्धवृत्त के अंदर ये यहाँ पर कोई एंगल बना, ये होगा सी, ठीक है। एंगल ए सी बी मेरा हमेशा 90 डिग्री होगा। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल सी मेरा हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री का एंगल यानी कि अर्धवृत्त के अंदर किसी भी सरकमफ्रेंस के ऊपर बना हुआ जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। वो क्यों होगा, अगर मैं देखता हूं इस एंगल को, एक तो मैं इस तरीके से इसको प्रूव कर सकता हूं, ये वाला एंगल ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ये एंगल मेरा 180 डिग्री है। इसी आर्क के द्वारा, ये कोड ले लो या एक आर्क ले लो, इस आर्क की अगर मैं बात करूं, ये मेरी पूरी आर्क है, ठीक है। इस आर्क के द्वारा अगर मैं इसकी सरकमफ्रेंस पर कोई कोण बनाता हूं तो वो क्या होगा, मेरा सेंटर का आधा होगा, यानी कि सेंटर पर बना हुआ कोण इस सरकमफ्रेंस परिधि के ऊपर बने हुए कोण से डबल होता है। ये अगर 180 डिग्री है तो वो मेरा 90 डिग्री होगा। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। मान लीजिए मैं पॉइंट ओ को पॉइंट सी से मिला देता हूं, ठीक है। अगर मैं देखता हूं यहां से यहां तक की मेरी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर मेरा रेडियस है, ठीक है। ये मेरा आर है। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक की मेरी डिस्टेंस है, ये भी मेरी आर है। अगर मैं देखता हूं ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर ये मेरी दोनों में कॉमन है, ये मेरी साइड ओ सी साइड मेरी कॉमन है, लेकिन ओ बी साइड जो है वो भी मेरी आर है, रेडियस है। यानी कि ये साइड मेरी इक्वल है, ये साइड मेरी इक्वल है, दो साइड मेरी इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, समद्वि बाहु त्रिभुज बन रही है। और जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं उसके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर मेरा अल्फा है, ये वाला एंगल अगर मैं अल्फा लेता हूं, इस एंगल को अगर मैं अल्फा लेता हूं तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, अल्फा। अगर मैं ट्रायंगल ओ ए सी की बात करता हूं, ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, अगर ये साइड मेरी इक्वल है, ये साइड मेरी इक्वल है, तो ये एंगल मेरा इक्वल होगा। ये एंगल मेरा अल्फा है तो ये एंगल भी मेरा अल्फा होगा। अब मैं ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर जाता हूं, ओ सी बी के अंदर ये साइड मेरी इक्वल है, ये साइड मेरी इक्वल है, तो ये एंगल मेरा अगर थीटा है तो ये एंगल मेरा थीटा होगा। यानी कि अब मैं देख सकता हूं यहां से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट भी बन रही है। अगर मैं यहां से सम निकालता हूं, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखता हूं, ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करता हूं, इसका तीनों एंगल्स की अगर ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स को मैं देखता हूं, अल्फा थीटा, ठीक है। यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा मेरा हो गया 180 डिग्री के, यानी कि 2 इंटू अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। इससे ये कैंसिल, 90 डिग्री पे अल्फा प्लस थीटा मेरा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से भी इसको निकाल सकता था, लेकिन एक सीधी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वीआईपी प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ, सरकमफ्रेंस के ऊपर बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 180 डिग्री होता है। इसको मैंने प्रूव भी कर दिया है कि वो कैसे होता है। आगे मैं बात करता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर होती है जिसके चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हर एक ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल होता है जो उसके तीनों वर्टेक्स से गुजरता है, लेकिन हर एक, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो उसके लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं होता है जो उसके चारों वर्टेक्स से गुजरता हो। ये मैं कैसे साबित कर सकता हूं, मान लीजिए मैंने एक यहां पर इस तरीके से ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना दी और इसके लिए कोई ऐसा सर्कल पॉसिबल ही नहीं है जो इसके चारों वर्टेक्स से निकलता हो। इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ ही टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती हैं, चतुर्भुज होती हैं, जिनके लिए उनके लिए एक सर्कल पॉसिबल होता है जो उसके चारों वर्टेक्स से गुजरता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ उसके बारे में भी कि यहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पर ये मेरा एक पूरा सर्कल है और इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हम बना लेते हैं।
ये एक क्वाड्रिलेटरल होगी मेरी ए बी, इसको मैं लिख सकता हूँ सी और डी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा सर्कल का सेंटर मैंने लिया ओ पॉइंट मेरा सर्कल का सेंटर है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मिलाया, थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आमने सामने के एंगल होते हैं, ये एंगल मेरा और ये एंगल, मान लीजिए एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल डी मेरा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। इन दोनों अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के ही हो, ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके दोनों के जो सम होंगे वो 180 डिग्री होगा। वो कैसे होगा, अब मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं एक सिर्फ इस आर्क की मैं बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने एक आर्क ली, AD मैंने आर्क ली। तो यहाँ पर अगर मैं आर्क AD की बात करता हूँ, इस पूरी आर्क की बात करता हूँ, तो इस आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना है, ये मेरा एंगल बन गया 20 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इस पूरी आर्क के द्वारा इसके सर्कल के जो सेंटर के ऊपर एंगल बनेगा, वो एंगल मेरा होगा 2B के। इसी प्रकार अगर मैं अब इस दूसरी आर्क की बात करता हूँ, आर्क AD की मैं बात करता हूँ, ये वाली आर्क की तरफ मैं देखता हूँ, तो उधर से मेरा एंगल बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस आर्क के द्वारा इस सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर एंगल C डिग्री बनता है, तो मेरा ये वाला जो एंगल बनेगा, ये मेरा 2C डिग्री होगा, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये जो मेरा पूरा एंगल बन गया, ये वाला एंगल मेरा पूरा एंगल 360 डिग्री का है, यानी कि 2B प्लस 2C मेरा 360 डिग्री होगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, B प्लस C मेरा क्या होगा 360, और ये कैंसिल हो जाएगा 180 पे, और ये मेरा निकल के आ गया एंगल B प्लस एंगल C मेरा 180 डिग्री होगा। और यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आमने सामने के अपोजिट जो एंगल होंगे, आमने सामने के जो एंगल होंगे, उनका जो सम बनेगा मेरा वो 180 डिग्री बनेगा किसी भी क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये कोई सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है मेरी, ठीक है। इस तरीके से ये कोई भी, ये पॉइंट है मेरा A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा पॉइंट बन रहा है। अब मैं इस एंगल की बात करूँगा, ये पॉइंट मेरा E है, ठीक है। इसको मैं E तक बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाले एंगल की, ये एंगल मेरा एंगल BCD, एंगल DCE, एंगल DCE मेरा हमेशा इक्वल होगा एंगल, इस एंगल के, एंगल BAD के, एंगल BAD के। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इसको F तक बढ़ा देता हूँ, तो ये मेरा एंगल बन गया FBC, एंगल FBC, तो मेरा इक्वल होगा हमेशा इस एंगल के, एंगल ADC के, एंगल ADC के। यानी कि वो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा इंटरनल एंगल के, उसी इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ये इसका इंटरनल एंगल है, ये यहाँ का एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल है, वो इसके इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। कैसे होगा, ये मेरा पूरा एंगल यहाँ पर 180 डिग्री का है, तो ये मेरा हो गया 180 माइनस थीटा के इक्वल हो गया, और इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, और इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा। यानी कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये थीटा ये दोनों इक्वल होंगे, और ये 180 माइनस थीटा ये दोनों के साथ मिल रहा है, ये पूरा एंगल मेरा 180 डिग्री का बन रहा है। इसी प्रकार अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लेता हूँ, तो ये एंगल भी मेरा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। जब मैं 180 में से इस अल्फा को घटाता हूँ, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये पूरा एंगल जो है इसका 180 डिग्री आ रहा है, और ये मेरा अल्फा है, और ये भी मेरा अल्फा ही होगा, ठीक। इस तरीके से इसको प्रूव किया जा सकता है। अब एक और प्रॉपर्टी बची हुई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, वो और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। मान लीजिए मैंने कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना ली, ये इस तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी मैंने, ठीक है, और यहाँ से इसके डायगोनल्स को मैंने मिला दिया, ठीक है, इन डायगोनल्स को मैंने मिला दिया। ये साइड होगी मेरी ए, ये साइड होगी मेरी बी, इसको मैंने लिया सी और इसको मैंने लिया डी, ठीक है, और ये मेरा एंगल हो गया D1 और सॉरी डायगोनल हो गया मेरा D1 और ये मेरा डायगोनल हो गया D2। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की साइड्स का जो प्रोडक्ट का सम होता है, आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट का जो सम होगा, गुणनफल का जो जोड़ होगा, जो योग होगा, वो हमेशा इक्वल होगा डायगोनल्स के प्रोडक्ट के। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AB प्लस CD मेरा हमेशा इक्वल होगा D1 इंटू D2 के। यानी कि इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट का सम या फिर योग हमेशा बराबर होगा डायगोनल के सम प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि आमने सामने के जो साइड्स होंगी, जैसे ए के सामने वाली साइड बी है, डी के सामने वाली साइड सी है, इन दोनों साइड्स का जो ए और बी का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा ए बी, और इसका प्रोडक्ट होगा सी डी, हमारा बराबर होगा इस डायगोनल और इस डायगोनल के प्रोडक्ट के, यानी कि D1 इंटू D2 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा सर्कल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, जिनके ऊपर सीधे सीधे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आगे वाली 2-3 क्लासेज में और ऐसे ही चलती रहेंगी, कम से कम 40 से 50 प्रॉपर्टीज़ हैं जो सर्कल की बनती हैं ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर सर्कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर सर्कल किसी को एक बार उसका बेसिक्स अच्छे से समझ में आ जाता है तो सर्कल के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता है। तो ये लगा के चलो 70% जो ज्योमेट्री होती है वो सर्कल के अंदर समा जाती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम अगली क्लास के अंदर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे, 2-3 क्लासों के अंदर वो कंप्लीट करा दूंगा मैं, और फिर उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चंस को करना अगर प्रॉपर्टीज़ का पता तो कितना ईजी होता है, ठीक है। आगे वाली क्लासेज में भी सर्कल हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ ही वीडियो के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।